नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ज्योतिष बेसिक्स पे आज हमारा ये वीडियो है और उस टॉपिक पे है, उस कुंडली पर है जो सबसे प्रमुख कुंडली होती है किसी भी व्यक्ति की। ऐसा हमारा अनुभव है, ऐसे ही हमारी सोच है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवमांश कुंडली की और नवमांश की। आपकी बहुत सारी अलग अलग तरह की कुंडलियां होती हैं। आपकी जन्म कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, इसके अलावा षोडश वर्ग की सारी कुंडलियां। लेकिन इन सभी कुंडलियों में षोडश वर्ग की जितनी कुंडलियां हैं दोस्तों, उससे अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। किसी से संतान सुख देखा जाता है, किसी से माता पिता का सुख देखा जाता है, किसी से वैवाहिक सुख देखा जाता है। तो वैवाहिक सुख देखे जाने की ये कुंडली है नवमांश कुंडली। लेकिन ये सिर्फ वैवाहिक सुख देखे जाने की कुंडली नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली आपके ग्रहों का डीएनए जानने की कुंडली है। आपके ग्रह जो है बेसिकली किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में देंगे, उस डीएनए को समझने की कुंडली है ये। साथ ही आपके पूर्व जन्म के जितने संचित कर्म हैं, पिछले जन्म में आपने क्या पुण्य और पाप किए हैं, उसका लेखा जोखा भी है नवमांश कुंडली। तो इस जन्म में तो वो जो है वैवाहिक सुख देखने के लिए उसका उपयोग होता ही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसका उपयोग है, ग्रहों का बलाबल देखना, ग्रहों का डीएनए देखना, और साथ ही जैसा मैंने बताया पूर्व जन्म की जो बातें हैं उनके बारे में पता लगाना। तो ये आपकी नवमांश कुंडली का प्रमुख रोल है, प्रमुख बात है। और इसीलिए जिस तरह से जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि रेफरेंस लिया जाता है लॉग टेबल का या मेंडलीफ की सारणी का, या फाइनेंस में भी इस तरह के बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो जो भी इस तरह का जो रेफरेंस चार्ट होता है किसी भी विषय में, जिससे हम रेफरेंस लेते हैं और इधर उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझते हैं, उसका मूल्यांकन करने में जिसमें आसानी होती है, उसी तरह से ज्योतिष में रेफरेंस के लिए नवमांश चार्ट को देखा जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा इस चार्ट का रोल है। नवमांश चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा तो आप समझते जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी पुश करें, ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस चैनल में हम नियर टू परफेक्ट प्रिडिक्शंस करते हैं, जो कि अधिकांशतः हमारी भविष्यवाणियां सही सिद्ध होती हैं, और साथ ही ज्योतिष के बेसिक्स के बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ऐसे बेसिक्स जो ज्योतिष में जिनको जानकारी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये आप सभी को जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि नवमांश क्या होता है। क्योंकि आप अपनी मूल कुंडली लेके किसी भी ज्योतिष को दिखाने जाते हैं और कई बार आप नवमांश कुंडली लेके नहीं जाते, और ज्योतिष भी अगर वो बहुत सीरियस एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बहुत ही पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो आपकी मूल कुंडली देख करके ही वो बता देंगे, और निश्चित रूप से उसमें गलती होने की, त्रुटि होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि वो नवमांश का रेफरेंस ही नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको भी ये समझना जरूरी है कि ये नवमांश कितना जरूरी है, नवमांश कुंडली कितनी जरूरी है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि नवमांश कुंडली क्या है और कैसे बनती है। दोस्तों, एक ही राशि के, हर राशि के को अगर हम 9 भाग में बांट दें तो उसका प्रत्येक भाग जो होता है नवमांश कहलाता है, नवम अंश। तो अगर हर राशि को 9 भाग में बांटेंगे तो एक जो उसका भाग होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा, क्योंकि राशि 30 डिग्री की होती है। तो दोस्तों, ये नवमांश कुंडली जब आपकी बन गई या नवमांश सारे पता चल गए, तो जो नवमांश कुंडली बनती है ये आपके ग्रहों का डीएनए लेके आपके सामने आई है। एक ऐसा चार्ट लेके आई है जो ये बता रहा है कि पिछले जन्म में क्या आपकी कमजोरियां थी, कहाँ पे आपने मात खाई, कहाँ तक आपने अपनी यात्रा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले जन्म में, और कहाँ पे आप गच्चा खा गए। तो आइए बताते हैं आपको कि इस नवमांश कुंडली से क्या क्या देखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। मान लीजिए किसी जातक का, किसी व्यक्ति की
वृश्चिक लग्न है और बुध उनका जो है वो मिथुन राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है और वो बुध जो है 5-6 डिग्री का मान लीजिए बैठा हुआ है। तो जब आप उस बुध को नवमांश कुंडली में देखेंगे तो वो नवमांश कुंडली में चला जा रहा है वृश्चिक, जो कि मान लीजिए नवमांश की लग्न भी है, तो वृश्चिक में वो बैठ गया, यानी मूल कुंडली में बैठा हुआ है मिथुन में अष्टम भाव में और नवमांश कुंडली में वृश्चिक में चला गया। नवमांश लग्न भी वृश्चिक है तो वहां पर वृश्चिक में चला गया और शनि के साथ बैठ गया है, मान लीजिए इस तरह का केस है। अब इसमें जब आप कुंडली के एनालिसिस करते हैं तो चूंकि बुध स्वग्रही है और बुध वाणी के कारक हैं, आपने सुना होगा, बुध व्यापार के कारक हैं, आपने सुना होगा, बुध युवराज हैं, बुध बहुत विटी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को बहुत विटी होना चाहिए, वाक चातुर्य में प्रवीण होना चाहिए, बिजनेस में काफी प्रवीण होना चाहिए। मूल कुंडली तो यही कहती है। लेकिन जब नवमांश कुंडली हम देखते हैं दोस्तों, तो नवमांश कुंडली में चूंकि वो शनि के साथ बैठ गए हैं और साथ ही वृश्चिक में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक का एग्रेशन, वृश्चिक राशि का जो एक एग्रेसिव नेचर होता है वो उस जातक में जरूर आएगा। साथ ही शनि के साथ चूंकि बैठ गए हैं तो शनि का जो एक धीमापन है, शनि का स्लगिशनेस, वो इस बुध के विटी को, जो एक विटी होगा बुध मिथुन में होने से, उस क्वालिटी को डिग्रेड करेगा और उस व्यक्ति को थोड़ा स्लगिश कर देगा, थोड़ा स्लो कर देगा। इसी तरह से बिजनेस में भी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रवीण नहीं हो पाएगा क्योंकि बुध उसके वृश्चिक में चले गए हैं और साथ ही शनि के साथ बैठ गए। तो बुध की जितनी चंचलता, चपलता है दोस्तों, वो सारी धरी की धरी रह जाएगी क्योंकि नवमांश में वो बुध जो है वो अपने शत्रु राशि में और साथ ही वो चले गए हैं शनि देव के साथ। हालांकि शनि उनके मित्र हैं लेकिन शनि के गुणों को वो ग्रहण कर लेंगे और गुणों के मामले में शनि और बुध दोनों काफी विपरीत है क्योंकि शनि बहुत स्लो है और बुध बहुत तेज है। तो बुध की तेजी जो है उसको वो स्लो डाउन कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर डीएनए आप बुध का तलाशना चाहेंगे, देखने को तो बुध मूल कुंडली में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, अष्टम भाव में हालांकि बैठे हैं, लेकिन फिर भी मिथुन के बुध हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन वही बुध जब नवमांश कुंडली में चले गए तो उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। तो ये बुध का जो डीएनए है दोस्तों वो खराब हो गया और ये बुध उनको उतना अच्छा फल इस जातक को नहीं दे पाएगा, वाक चातुर्य में उतना प्रवीण नहीं कर पाएगा, मैथमेटिक्स में उतना शार्पनेस नहीं दे पाएगा जितना उसको देना चाहिए। मैथमेटिक्स इस जातक की अच्छी होगी लेकिन स्लो होगी, काम करने की शैली अच्छी होगी लेकिन स्लो होगी। क्यों? क्योंकि शनि के साथ बैठ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी ग्रह को अपनी कुंडली के ये जरूर देखना चाहिए आपको कि नवमांश में वो कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि मान लीजिए किसी जातक की कोई भी लग्न है और सूर्य जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं। अब दशम भाव में सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, बहुत अच्छी स्थिति आ जाती है। और मान लीजिए उच्चगामी है यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो उच्चगामी भी हो गए। उच्चगामी यानी जब ग्रह उच्च राशि से एक राशि पहले होते हैं तो उसको उच्चगामी बोला जाता है। उसमें भी उसकी उच्चता का कुछ प्रभाव प्राप्त हो जाता है क्योंकि ग्रह उच्चता की ओर अग्रसर होते हैं। वो उच्चगामी सूर्य जो है वो मीन राशि में है, उनको बहुत अच्छा फल देना चाहिए। लेकिन नवमांश कुंडली में वो सूर्य शनि के साथ चले गए हैं और शनि की राशि में ही मान लीजिए बैठ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो सूर्य अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, जातक को राज्य कृपा या राज्य की प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। पिता की भी ऐसे जातक की हमने देखा है जल्दी मृत्यु हो गई और सूर्य काफी खराब फल को सूर्य देने वाले बन गए। तो इस तरह से दोस्तों ग्रहों का जो डीएनए है वो आप देख सकते हैं। जो बेसिक ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं ग्रहों में कितना बलाबल है, ये नवमांश कुंडली से देखा जाता है। तो मैं इसको और क्लैरिफाई और रिफाइन करते हुए मैंने डीएनए शब्द का उपयोग किया क्योंकि डीएनए से ही जो बेसिक ट्रेट्स हैं, बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट, ये पता चलता है इस नवमांश कुंडली की एनालिसिस से।
इसलिए नवमांश देखना, नवमांश कुंडली देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहली बात तो दोस्तों ये है। इसके बाद जैसा कि वैवाहिक सुख की बात है, ये नवमांश कुंडली से देखा जाना चाहिए। तो नवमांश लग्न आपको देखनी चाहिए। नवमांश लग्न का स्वामी जो है वो कहाँ गया है, कैसी स्थिति में है, अच्छा है, बुरा है, कष्ट में है, अच्छी स्थिति में है। साथ ही सप्तम भाव यानी जो पत्नी या पति का स्थान है, विवाह का स्थान है, उसकी भी स्ट्रेंथ आपको देखनी चाहिए कि वो कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो वैवाहिक सुख निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब इस मामले में बहुत से लोगों का ये मत है, ये भ्रांति है कि विवाह के बाद ही ये कुंडली जो है एक्टिवेट होती है, नवमांश कुंडली। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। नवमांश कुंडली जो है जन्म से ही एक्टिवेटेड हो जाती है, लेकिन चूंकि वैवाहिक जीवन प्रारंभ होने के बाद परिवर्तन आते हैं, इसलिए लोगों को ये लगता है कि वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद ही नवमांश कुंडली एक्टिवेट हुई। अगर ऐसा हो तो जिनका विवाह नहीं होता उनकी नवमांश कुंडली कभी एक्टिवेट नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा देखा जाता है कि नवमांश कुंडली का पूरा प्रभाव जातक के जीवन में होता है। तो ये एक मिथ है, एक गलत धारणा है कि नवमांश कुंडली जो है विवाह के बाद ही देखी जानी चाहिए। जन्म के प्रारंभ से ही उसको देखना चाहिए, बल्कि बचपन में शुरू में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आप किसी बच्चे के वो किस तरह की क्वालिटीज आगे डेवलप करेगा, किस लाइन में जाना उसके लिए अच्छा है, ये आप पता कर सकते हैं। तो नवमांश कुंडली मूलतः बचपन में शुरू में ही कैरियर निर्धारण के लिए जरूर देखनी चाहिए। हालांकि कैरियर के लिए कुंडली दशमांश कुंडली देखी जाती है, लेकिन दोस्तों आपका कैरियर किस दिशा में बनेगा, ये भी डायरेक्शन, ये भी जो चीज है, ये नवमांश कुंडली से बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है। मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लग्न है उसका स्वामी यानी कि आपका लग्नेश नवमांश कुंडली में जिस राशि में जाता है, उस राशि के स्वामी की दिशा में और उस राशि के स्वामी के क्षेत्र में व्यक्ति का कार्य बनता है। या फिर दशमेश, आपका दशम भाव का स्वामी जिस राशि में जाता है, उस राशि का जो राशि लॉर्ड या राशिश है, उसका जो स्वामी है, वो जिस दिशा में है, वो जो राशि है, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र निर्धारण होता है। ये हमारी मान्यता, ये हमारा ज्योतिष का ज्ञान कहता है। तो इसलिए दोस्तों कैरियर निर्धारण में यानी कि कैरियर की लाइन का जो निर्धारण है, किस लाइन में, किस कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे, ये पता करना अगर आपको है तो आपको नवमांश कुंडली देखना चाहिए। दशमांश कुंडली ये बताएगी साथ में कि कैरियर में आप कितने सफल होंगे, किस तरह का आपका कैरियर रहेगा। वो सारी चीजें दशमांश कुंडली से, उसके और फाइनर डिटेल्स आपको मिल सकते हैं कैरियर से रिलेटेड, लेकिन कैरियर की दिशा, कैरियर का क्षेत्र, ये आपको नवमांश कुंडली से ही पता चल जाएगा। तो इस मामले में भी नवमांश कुंडली बहुत जरूरी है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा दोस्तों नवमांश कुंडली से आप ये पता कर सकते हैं कि किन चीजों से आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे मूल कुंडली में त्रिकोण भाव जो होता है वो सपोर्ट का भाव माना जाता है। जो केंद्र भाव है उस तरह के आप होते हैं, और त्रिकोण भाव जो है, जो लक्ष्मी स्थान जिसको बोलते हैं, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपके पिलर्स हैं। तो जो नवम भाव और पंचम भाव है, साथ ही लग्न जो है, ये आपके लिए पिलर्स हैं मूल कुंडली में। उसी तरह से दोस्तों जो नवमांश कुंडली है, उसमें कौन से ग्रह आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये आपके पिलर्स हैं, ये आपके सपोर्ट हैं। उस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं, ये देखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शुक्र आपका त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से शुक्र जो है, जैसा कि हम जानते हैं, आर्ट से रिलेटेड है, साथ ही ज्ञानवान है शुक्र भी, म्यूजिक से रिलेटेड है। तो अगर शुक्र आपके त्रिकोण में है तो आपको म्यूजिक, आर्ट और नॉलेज, ये इसका सपोर्ट आपको मिलेगा, यानी कि ये क्वालिटीज आपके अंदर निश्चित रूप से होंगी। अगर बृहस्पति हैं तो
फील्ड का, कोई भी क्षेत्र का बहुत गहरा ज्ञान आपको जरूर मिलेगा। आपकी लाइफ टाइम में आपकी जो पर्सनालिटी है वो ये रिफ्लेक्ट करेगी कि आपको कुछ विषयों का या कम से कम एक विषय का बहुत गहरा ज्ञान आपके अंदर समाहित है। इसी तरह से बुध जो अगर है दोस्तों, तो बुध जो है वाणी का कारक है, साथ ही बिजनेस का कारक है। तो ये निश्चित रूप से ये बताता है कि आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा है अगर बुध आपका त्रिकोण में है। अगर शनि आपका त्रिकोण में है दोस्तों, तो शनि भी बिजनेस के भी कारक हैं, साथ ही शनि जो है बेसिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मूलभूत आपके जो बेसिक्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनमें आपकी गहरी आस्था होगी। इसी तरह से चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा भी कला से संबंधित है, साथ ही लक्ष्मी का स्थान है और चंद्रमा आर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो निश्चित रूप से चंद्र यदि आपका है तो आप आर्ट में प्रवीण होंगे, वो आपकी क्वालिटी ट्रेट एक होगा। निश्चित रूप से भावुकता आपका एक ट्रेट होगा, किसी भी चीज को भावुकता से सही ढंग से आप समझ पाएंगे, ये आपका बेसिक ट्रेट होगा। इसी तरह से सूर्य यदि आपका है तो सूर्य होने से आपकी आत्मा आपको सहयोग देगी, इंट्यूशन पावर आपका अच्छा रहेगा, आत्मबल आपका अच्छा रहेगा, ये आपकी बेसिक ट्रेट होगी। तो दोस्तों इस तरह से, साथ ही राहु और केतु को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। राहु यदि आपका त्रिकोण में बैठा हुआ है तो राहु जैसा कि हम जानते हैं टेक्निकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और केतु भी। तो राहु और केतु, राहु अगर है तो वो माइनिंग हो गया या जो बड़े उपकरण हो गए, इस तरह की चीजों से, इस तरह की तकनीक से आप लैस होंगे, इसमें आपकी अच्छी पकड़ होगी, ये आपकी क्वालिटी का प्लस पॉइंट होगा। जबकि केतु अगर है तो केतु कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, उस क्षेत्र में आपका काफी अच्छा ज्ञान होगा, दखल होगी। तो दोस्तों ये नवमांश कुंडली में अगर त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, ये आपकी जो पर्सनालिटी है उसके स्ट्रेंथ पिलर्स हैं। ये गुण आपके अंदर निश्चित रूप से समाहित होंगे, और जब भी आप अपने कैरियर का निर्धारण करें तो इन गुणों का जरूर समावेश करें। जैसा बुध का मैंने बताया, अगर बुध है तो मैथमेटिक्स में भी आप अच्छे होंगे, कैलकुलेशंस में आप बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपका बुध मान लीजिए किसी बच्चे का त्रिकोण में नवमांश कुंडली में बैठा है तो आप उसको जब सब्जेक्ट लेना होगा तो मैथमेटिक्स दिला सकते हैं या कॉमर्स दिला सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसका बुध ऐसी जगह बैठा है, निश्चित रूप से इसकी एक बेसिक क्वालिटी होगी मैथमेटिक्स के मामले में, कैलकुलेशंस के मामले में। अगर शुक्र है तो आप संगीत के क्षेत्र में डाल सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में डाल सकते हैं, फिल्म लाइन में डाल सकते हैं उस व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए गुरु है तो आप उसको बैंकिंग में डाल सकते हैं, फाइनेंस में डाल सकते हैं, पीएचडी में डाल सकते हैं, नॉलेज में डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों नवमांश कुंडली से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ फल लेकर के आ सकते हैं। ये भी नवमांश कुंडली का एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब मैं दोस्तों ऐसी बात पर जाऊंगा जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन भी लोगों को होता है और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मूल कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है, जैसा मैंने बताया था कि मिथुन राशि में बुध है, और मान लीजिए वही ग्रह नवमांश कुंडली में नीच के हो गए, या नवमांश कुंडली में माफ कीजिएगा मूल कुंडली में कोई ग्रह नीच के हैं लेकिन नवमांश कुंडली में वो ग्रह मजबूत हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या आकलन करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नवमांश कुंडली, जैसा मैंने बताया, पिछले जन्म में आपने किस तरह के कर्म किए हैं वो रिप्रेजेंट करता है नवमांश कुंडली। तो अगर आपकी मूल कुंडली में कोई ग्रह मजबूत है लेकिन नवमांश कुंडली में वो खराब है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में उस क्षेत्र से संबंधित आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, आपके जो कार्यकलाप थे वो ऐसे नहीं थे कि आपको भगवान एक अच्छी स्थिति उस ग्रह की दे के भेजे। अब जैसे बुध मान लीजिए बहनों का कारक है, मौसी का कारक है, महिला रिश्तेदारों का कारक है, और बुध यदि आपका खराब है
नवमांश कुंडली में, इसका मतलब है कि आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हो सकता है उनको पूर्व जन्म में धोखा दिया, अपने इन संबंधों को महत्व नहीं दिया, उसको वेटेज नहीं दिया, या उनको दुख पहुंचाया। तो ऐसे समय में दोस्तों आपका बुध जो है खराब रूप लेके आपके नवमांश कुंडली में आएगा। यदि आपने पिता के साथ कुछ खराब किया या अपने राज्य पक्ष के साथ खराब किया, विशेषकर पिता के साथ कुछ खराब किया, तो वो सूर्य को खराब करके नवमांश कुंडली में आपका जन्म होगा। सूर्य आपका नवमांश कुंडली में खराब होगा, कष्ट में होगा, पीड़ा में होगा। और जिस ग्रह से, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से बताया था, शनि और सूर्य एक साथ हैं किसी कुंडली में, नवमांश कुंडली में, तो शनि जिस तरह की चीज़ों का कारक है, शनि मान लीजिए कष्ट देने का कारक है, और सूर्य कष्ट में है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने अपने पिता को कष्ट दिया हो, शारीरिक तकलीफ पहुंचाई हो, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको जन्म कुंडली में यानी कि नवमांश कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हुए मिले। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी जो नवमांश कुंडली है उससे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का लेखा जोखा प्राप्त कर सकते हैं। अब जो प्रश्न था कि अगर मूल कुंडली में कोई ग्रह खराब है और नवमांश कुंडली में बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ईश्वर जो है उनने आपको इनहेरेंट स्ट्रेंथ उस प्लेनेट की करके दी हुई है, और इस जन्म में आपके लिए वो एक टेस्टिंग एरिया होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य आपका मूल कुंडली में तुला राशि का है, यानी कि कमजोर है, या शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि की राशि में है, या नीच राशि में, जैसा मैंने बोला तुला राशि में है, और जबकि नवमांश में आपके सूर्य सिंह राशि में है, तो निश्चित रूप से जीवन में आपको सिंह राशि के सूर्य का बल प्राप्त होगा। जो उसका डीएनए है वो तो सिंह राशि का ही है, इसलिए उसमें स्ट्रेंथ तो सिंह राशि की ही होगी। लेकिन इस जन्म में आपको सूर्य से संबंधित तकलीफें सामने आएंगी, और ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपने अच्छे सूर्य के द्वारा सूर्य के जो खराब फल से आप इनकाउंटर करेंगे, उसमें किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं। क्योंकि दोस्तों ज्योतिष जो है बेसिकली कर्म प्रधान विद्या है। इसमें कर्म की यही प्रधानता है कि कर्म से ही आप अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए अपने सूर्य को, खराब सूर्य को ठीक करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी नौकरी में कुछ बाधा आती है, सूर्य अगर खराब है तो किस तरह का फल मिलेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि तुला राशि का सूर्य है, या सूर्य मान लीजिए किसी भी कन्या राशि का है और उसके साथ राहु बैठा हुआ है मूल कुंडली में, जबकि नवमांश कुंडली में सूर्य जो है वो सिंह राशि के या मेष राशि के हैं। तो ऐसे जातक का क्या होगा, ऐसा जातक निश्चित रूप से अच्छी पद प्राप्ति करेगा, वहां तक तो निश्चित है पद प्राप्त उसको होगा, क्योंकि उसके डीएनए में उच्च पद की प्राप्ति वो लिखा करके लाया है नवमांश कुंडली में, तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। लेकिन मूल कुंडली में चूंकि राहु से वो पीड़ित है और राहु एलिगेशन है, तो ऐसा वो अधिकारी के रूप में वो स्थापित होगा, लेकिन उस पर कोई आरोप लग जाएगा, वो किसी मामले में फंस जाएगा और उस पर आरोप लग जाएगा, हो सकता है सस्पेंड हो जाए। तो इस तरह के चैलेंजेस उसके जीवन में आएंगे। अब इस चैलेंज से बचने के लिए उसको सात्विकता से, अच्छे ढंग से रहना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्शन से दूर रहना चाहिए, समझदारी से अपने जो आधिकारिक दायित्व है उनका परिपालन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो इस तरह की दुर्घटनाओं से काफ़ी हद तक बचेगा। और अगर उसमें कोई उनके ऊपर आरोप भी लगाता है तो वो बरी हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने सूर्य का और इस जो दोष है इसके चक्रव्यूह में अगर वो फंस गया तो वो उसमें फंस जाएगा, और फिर उसको इन विपरीत परिस्थितियों से गुजरना होगा। और उनके गुजरने में भी वो जितने अच्छे ढंग से सात्विकता से भगवान की पूजा पाठ करते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, सूर्य का आशीर्वाद लेते हुए अपने इस कष्ट को निकालेगा, तो उसका सूर्य जो है पुनः उसको प्रतिष्ठित कर देगा, यानी उसका सस्पेंशन वगैरह खत्म हो जाएगा। जबकि अगर वही व्यक्ति उसके ऊपर केस हो गया, मुकदमा हो गया, इसका गम मनाते हुए, या मैं इन चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, पैसे खिला के मैनेज कर लूँगा, और अपने पीने की आदत यदि उसको है तो वो और बढ़ा दे, या इस तरह की जो
दुराचारी नीतियां हैं उसको अपनाएगा तो उससे वो नहीं निकल पाएगा, और भी खराब उसका सूर्य होता जाएगा। आत्मा उसकी जो है, आत्मिक बल जो है उसका पूरी तरह से टूटता जाएगा, वो डिप्रेशन में जाता जाएगा, जो एक दूसरा साइड इफेक्ट है सूर्य राहु का। तो इस तरह से दोस्तों ग्रह अपना असर करते हैं। कर्म का यही रोल है, कर्म से आप उसको वो अच्छा बना सकते हैं या उसकी जो खराबी है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जबकि अगर आपने कर्म खराब रखे तो वो फिर आपको और भी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी ग्रह की खराबी का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशन है। सूर्य आपको सस्पेंशन करा सकता है, डिसमिसल करा सकता है, सूर्य का खराब होना, राहु के साथ होना। इसके अलावा आपको बुरी आदतों की पकड़ में ला सकता है, आपकी आत्मा को इतने नीचे स्तर पर गिरा सकता है कि आप किसी भी हद तक जाके अपनी नौकरी की परिपूर्ति के लिए, जैसे कि कई लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने अधिकारी को खुश करने के लिए, किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं, उस तरह पे आप जा सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति का जो अधोगामी जो वृत्ति है, अधोगामी जो यात्रा है, अधोगामी होना जो है, उसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो वो कहीं भी जा सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन यदि यही आपका जो सूर्य अच्छी स्थिति में है नवमांश कुंडली में, तो इस तरह से आपको नहीं जाने देगा वो। अगर सूर्य नवमांश में भी नीच का है तो निश्चित रूप से ये अधोगामी आपका मूवमेंट जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य आपका मान लीजिए सिंह राशि में है, स्वग्रही है, तो सस्पेंड आपको कराएगा, लेकिन आप अच्छी वृत्तियों से, अच्छे तरीके से उससे बाहर निकल जाएंगे और पुनः पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही आसान और अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया। आशा है कि नवमांश कुंडली और मूल कुंडली का किस तरह से विवेचन करना चाहिए और नवमांश कुंडली से क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ आपको आइडिया जरूर इससे लगा होगा मेरे इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमसे इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो आप जब तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, व्यूज़ हमारे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें भी उत्साह नहीं होता इस तरह के वीडियोस बनाने का। तो बेसिक्स के, ज्योतिष के बेसिक्स के वीडियोस आप देखें और उनको सराहें भी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप ज़रूर उसको मेंशन करें, और कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मेंशन करें। उसी से हमारा जो है उत्सुकता हमारी भी बढ़ती है, हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता है, और हम और अच्छा ढंग से और अच्छे ढंग से वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी पुश कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। माँ आपका कल्याण करे।